फिल्म की शुरुआत एक किम नामक परिवार से होती है जिसमें 4 सदस्य, एक आदमी की ताक, उसकी पत्नी चुंगसूक, बेटी की चुंग और बेटा की वू होते हैं। वे एक छोटे से बेसमेंट में रह रहे हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो अपना घर चलाने के लिए पिज्जा बॉक्स बनाते थे, लेकिन ये नौकरी घर का खर्च चलाने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन कीवू का दोस्त उसके घर आता है। कीवू को एक पत्थर देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए मेरे दादाजी की ओर से है। ये पत्थर बेहद खास है और यह माना जाता है कि इस पत्थर को लेने से भाग्य बदल जाता है। कीवू अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बारे में अपने दोस्त को और भी बताता है। उसका दोस्त बताता है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जा रहा है। वो कहता है कि तुम चाहो तो उस लड़की को अंग्रेजी पढ़ा सकते हो जिसको मैं पढ़ाया करता था। इस पर कीवू कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता, इसलिए वो मुझे हायर नहीं करेंगे। उसका दोस्त कहता है कि तुम अपनी बहन से फर्जी डिग्री बनाने को कहो। कीवू की बहन ग्राफिक डिजाइनर है, इसलिए उसके लिए नकली डिग्री बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। फर्जी डिग्री के साथ कीवू उस लड़की को ट्यूशन देने के लिए उसके घर जाता है। उसका घर बहुत ही आलीशान होता है। ये परिवार पार्क परिवार कहलाता है और इस परिवार में 4 लोग, पति पत्नी, उनकी लड़की और एक लड़का साथ में रहते हैं। जो लड़की ट्यूशन पढ़ती है उसका नाम दाहे होता है। एक नौकरानी भी है जो लंबे समय से वहाँ काम कर रही है। अब उस अमीर परिवार में कीवू की नौकरी लग जाती है। तब उसको पता चलता है कि लड़की का छोटा भाई दसांग को पेंटिंग का शौक होता है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कई शिक्षकों को काम पर रखा, लेकिन लड़के की बदमाशी के चलते कोई शिक्षक वहाँ ज्यादा दिन रुक नहीं पाया। कीवू सोचता है कि मेरी बहन कलाकार है, इसलिए मैं उसे वहाँ कला शिक्षक बनाने का सुझाव देता हूँ। दासोंग की माँ से बात करते हुए वो कहता है कि मेरी चचेरी बहन कलाकार है, अगर आप चाहें तो उसको दासांग के लिए हायर कर सकती हैं। ये सुनकर दासांग की माँ मान जाती है और कीवू अपनी बहन जेसिका को वहाँ पेश करता है। वो असली नाम इसलिए नहीं बताता ताकि उसको किसी पर शक न हो। कीचुंग जेसिका बनकर उस बच्चे को पेंटिंग सिखाने लग जाती है। उन्हें इम्प्रेस करते हुए वो ये भी कहती है कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ। वो अपनी पहली क्लास लेने के बाद जेसिका पार्क परिवार में काम करने वाले ड्राइवर से कहती है कि क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे। ड्राइवर उसे वहाँ छोड़ देता है। कार में बैठी जेसिका एक चाल चलती है ताकि उनके मालिक को ड्राइवर के चरित्र पर संदेह हो। वो कार में एक पैंटी छोड़ देती है और फिर मिस्टर पार्क को कार में पैंटी मिलती है, तो उनको संदेह होता है कि उनके ड्राइवर का इस पेंटिंग टीचर के साथ कोई न कोई संबंध है और ये बात वो अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसकी पत्नी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर ने उसे छोड़ा था। इस पर वो कहती है कि मैं घर से पहले ही मेट्रो स्टेशन पे उतर गई थी। मालकिन को उस पर यकीन हो जाता है और उसके बाद वो ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। अब जेसिका अपने पिता को ड्राइवर की जगह काम पर लगाने के लिए दिमाग लगाती है। फिर वो उन्हें सलाह देती है कि मेरे पिता के भाई के पास जो ड्राइवर हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें किराए पर ले सकते हैं। फिर वो अपने पिता का परिचय कराती है और उन्हें पिता के भाई का ड्राइवर बताती है। उसके पिता को भी नौकरी मिल जाती है। इस तरह उनमें से 3 लोग, पिता, भाई और बहन, वहीं पर काम करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये दोनों आपस में इतने क्लोज रिलेशन वाले लोग हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि कीवू और दाहे इस कोचिंग क्लास में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब कीवू और कीचुंग भी उस घर में अपनी माँ के लिए नौकरी चाहते हैं और इसके लिए उन्हें नौकरानी को इस घर से निकालना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। पीच फज से किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है, इसलिए वो भी ऐसा करते हैं और वो नौकरानी एलर्जी पैदा करने वाले कुत्ते के साथ खेल रही होती है, तो नौकरानी पर पीच का फज डाल देती है जिससे वो बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल जाना पड़ता है। कीवू का पिता भी उस वक्त वहां पहुंच जाता है। वो सेल्फी लेता है और उसमें उस नौकरानी की फोटो भी खींचता है। फिर वो घर के मालिक को खरीदारी के लिए ले जाता है और बताता है कि उसने घर की नौकरानी को अस्पताल में देखा था। कहता है कि सेल्फी लेते हुए फोटो में वो भी कैद हो गई। मैंने चुपके से सुना है कि उसे टीबी है, लेकिन उसकी मालकिन को उस पर भरोसा नहीं होता। फिर वो कीचुंग को मैसेज भेजता है कि हम 3 मिनट के भीतर घर पहुंच रहे हैं। मैसेज पाते ही कीचुंग ने फिर से नौकरानी पर वही फज डाल दिया और नौकरानी खांसने लगती है। इसी बीच मालकिन घर पहुंच जाती है और नौकरानी टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। उनका ड्राइवर चुपके से उस टिश्यू पर सॉस डाल देता है और फिर अपनी मालकिन को दिखाता है। ऐसे में मालकिन अपने ड्राइवर की बातों पर भरोसा कर लेती है कि नौकरानी को टीबी है। फिर मिसेस पार्क ड्राइवर से कहती है कि वो मिस्टर पार्क को ये सब ना बताए, नहीं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और वो नौकरानी को काम से निकाल देती है। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को कुक के रूप में परिचय कराता है। अब ये एक ही परिवार के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। उन लोगों ने अपना नाम और एक दूसरे से रिश्ता भी बदल लिया। अब उनके हालात सुधरने लगे और अब उन्हें अच्छा खाना
खाना भी खाने को मिलने लगा था। पार्क परिवार अपने बच्चे के जन्मदिन पर पिकनिक जाने का प्लान करते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ये चारों उसी घर में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है और ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही पुरानी नौकरानी खड़ी है। नौकरानी बोलती है कि मेरा कुछ पुराना सामान यहाँ रह गया है, मैं उसी को लेने आई हूँ। चुंगसूक ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी तो वो तहखाने में चली गई। जब वो नौकरानी वापस नहीं लौटती है तो चुंगसूक उसकी जांच करने के लिए नीचे जाती है। वो एक अलमारी को धक्का दे रही होती है जो हिल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर एक प्लेट फंसी हुई है। चुंगसूक उस प्लेट को हटा देती है जिससे अलमारी हिल जाती है। उस अलमारी के हटते ही चुंगसूक देखती है कि ये एक गुप्त रास्ता है जो तहखाने की तरफ खुलता है। पुरानी नौकरानी उस रास्ते से उस तहखाने में चली जाती है और वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो उस पुरानी नौकरानी का पति है। जब से नौकरानी वहाँ थी तब से अपने पति को तहखाने में छुपा रखी थी। ये बात उसके मालिक को पता नहीं थी। नौकरानी को सब कुछ पता था क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से यहाँ काम कर रही थी। कर्ज न चुका पाने के कारण उसने अपने पति को यहाँ तहखाने में रखा था, नहीं तो कर्ज देने वाले उसकी हत्या कर देते। फिर वो उन लोगों से विनती करती है कि हफ्ते में एक बार ही सही लेकिन मेरे पति को खाना खिला देना ताकि ये जिंदा रह जाए। चुंगसूक उसको पुलिस की धमकी देती है। नौकरानी डर जाती है, उसे ऐसा ना करने के लिए प्रार्थना करती है। बाकी के लोग सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे होते हैं। तभी उनमें से एक अचानक लड़खड़ा कर गिर जाता है और संभलने की कोशिश में सब गिर जाते हैं। मौका देखकर नौकरानी वीडियो बना लेती है जिसमें की वू के कहे हुए शब्द पापा रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो सब एक ही परिवार के हैं। वो इस वीडियो को घर की मालकिन को भेजने की धमकी देती है लेकिन चुंगसूक उसे ऐसा ना करने की प्रार्थना करती है। वो अपने पति को ऊपर लाती है और इन सब से कहती है कि खड़े होकर हाथ उठाओ। जैसे ही वो खड़े होते हैं वो उनका और पार्टी का भी वीडियो बना लेती है। फिर मौका पाकर वे चारों उन पति पत्नी पर हमला करते हैं और मोबाइल लेकर उसका वीडियो डिलीट कर देते हैं। आपस में ये सब चल ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजती है। चुंगसूक फोन उठाती है जो कि मालकिन का ही होता है। वो बताती है कि भारी बारिश के कारण यात्रा रद्द हो गई है और हम लगभग 8 मिनट में घर वापस पहुंच जाएंगे। अब अगले 8 मिनट के अंदर ही इन्हें सब कुछ मैनेज करना है। कॉल के दौरान उन्होंने पति पत्नी के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चुप रखा था। बाद में पति पत्नी को तहखाने में बांधकर छोड़ देते हैं और फिर घर की सफाई करने लगते हैं और पार्क परिवार ठीक 8 मिनट बाद घर वापस लौट आता है। और उन्होंने घर की सफाई ऐसी की कि पार्क परिवार सोच भी नहीं सकता कि उनके आने से पहले क्या हुआ होगा। वो सब छिप जाते हैं। खाना खाते हुए मालकिन चुंगसूक से कहती है कि एक बार मेरा बेटा जन्मदिन की रात में जाग गया था, तभी उसने एक भूत देखा था। पर चुंगसूक जानती है कि वो भूत नहीं बल्कि नौकरानी का पति है, लेकिन वो उसे भूत समझ रहे थे। बारिश हो रही होती है। उनका बेटा दसोंग उस रात बाहर सोने की जिद करता है और वो बाहर कैंप लगाकर सोता है। दसोंग के पिता और माँ हॉल के कमरे में सोते हैं ताकि उस पर वो नजर रख सकें। वो दोनों सोफे पर लेटे हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जबकि की वू, की चुंग और की ताक सोफे के नीचे छिपे हुए हैं। घर का मालिक अपनी पत्नी से कहता है कि उसके पास कहीं अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, ठीक उसी तरह से जैसे ड्राइवर की ताक से आती है। और नीचे किम परिवार पूरी बातचीत सुन रहा होता है। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि दसोंग ने एक बार कहा था कि मेरे टीचर से ड्राइवर और नौकरानी की तरह गंध आती है। फिर वो अपना तौलिया और साबुन बदलने की सोचते हैं, लेकिन ये गंध उनके शरीर की नहीं उनके घर की होती है क्योंकि वो एक गंदी जगह रहते थे। और जब वो दोनों सो जाते हैं तब सोफे की जगह छोड़कर वे अपने घर के तहखाने में आ जाते हैं। भयंकर बारिश हो रही है। वे जब घर पहुंचते हैं तो अपने घर को पानी से भरा हुआ पाते हैं। खिड़की खोलने से सारा पानी अंदर आ जाता है और अब ये जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है। वो एक दूसरी जगह पर जाते हैं और पूरी रात वहीं बिताते हैं। की वू को एक फोन आता है जो मिसेस पार्क का होता है। वो अपने बच्चे की खुशी के लिए उन्हें इनवाइट करती है और वो अपनी बेटी के ट्यूशन टीचर को भी इनवाइट करती है। फिर वो बाजार चली जाती है। सामान खरीदकर कार में बैठते वक्त उसे अजीब तरह की गंध आती है। वो अपने नाक पर हाथ रखती है। ड्राइवर इस रिएक्शन से काफी नाराज है क्योंकि वो इस तरह का व्यवहार नहीं चाहता था। हालांकि उसकी मालकिन भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो गंध से परेशान थी। कीवू और दाहे ऊपर हैं और नीचे पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। और कीवू पूछता है कि क्या लगता है हम उनमें से एक हैं? इस पर सिर हिलाते हुए वो हाँ कहती है। वो डरता हुआ सोचता है कि अगर तहखाने के लोग आ जाएंगे तो सारा रहस्य खुल जाएगा। इस ख्याल से वो डर जाता है कि कहीं उसे नौकरी ना गंवानी पड़ जाए। ये सोचकर वो अपने दोस्त द्वारा दिया गया चमत्कारी पत्थर लाता है। वो उसे लेकर तहखाने में जाता है। घर की पुरानी नौकरानी मर चुकी थी क्योंकि जब लोग उसे तहखाने में ले जा रहे थे तब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इस पर चुंगसूक ने उसे मारा था। वो नीचे गिर गई थी और उसी वक्त मर गई थी। घर के लोग इस बात को नहीं जानते थे। कीवू उस पत्थर को हाथ में लेकर नीचे पहुंच जाता है
तहखाने का रहस्य ना खुले इसलिए वो पत्थर लेकर उन दोनों को मारने के लिए जाता है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक लगने लगा था। लेकिन उससे उल्टा होता है। नौकरानी का पति जो जिंदा था वो अचानक उस लड़के पर हमला कर देता है और एक रस्सी लेता है, उसके गले में बांधकर रस्सी बांध देता है। वो कीवू को मारने के लिए पत्थर उठाता है लेकिन मारता नहीं है। अचानक से भागने लगता है और भागते भागते बेसमेंट में गिर जाता है। उसे घायल करने के बाद वो पार्टी की जगह पहुंचता है और देखता है कि की चुंग केक लेकर जा रही है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है और उसके सीने में चाकू मार देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, खून बहने लगता है। चुंग के पिता उसके घाव को दबाते हैं लेकिन घाव गहरा होने के कारण खून नहीं रुकता है। चुंगसुक देखती है कि उसकी बेटी पर हमला करने के बाद वो उसकी ओर आ रहा है। उनके बीच मारपीट होती है। चुंगसुक इस लड़ाई के दौरान उस आदमी का खून कर देती है। अब मिस्टर पार्क उस आदमी से वो चाबी लेना चाहते हैं जो उसके नीचे दबी होती है। ये सब देखने के बाद ड्राइवर परेशान हो जाता है और वो गुस्से में आकर अपने बॉस पर ही हमला कर देता है। मिस्टर पार्क इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि वो चाबी लेकर अपने बेहोश बेटे को अस्पताल ले जा सकें। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी मर रही थी लेकिन इसकी परवाह नहीं थी। ड्राइवर ये सब देखकर परेशान था। पुरानी नौकरानी के मरे हुए पति से चाबी लेते समय नाक पर हाथ रख लेने से ड्राइवर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके भी शरीर से उसी तरह की बदबू आती थी। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ये लोग ऐसे ही गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। इसी नीची मानसिकता वाले लोगों से आहत होकर वो उन पर प्रहार कर देता है और मारने के बाद ड्राइवर गायब हो जाता है। कीवू ठीक तो हो जाता है लेकिन मानसिक रूप से नहीं। फिर माँ बेटे को धोखाधड़ी और जालसाजी करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अदालत उन्हें सख्त निर्देश देकर रिहा कर देती है। पार्क परिवार अपना घर किसी जर्मन परिवार को बेचकर वहां से चले जाते हैं और ड्राइवर कीताक अभी भी तहखाने में मौजूद है, क्योंकि वो अपने मालिक की हत्या करके यहाँ खुद को उसी तहखाने में छिपा लेता है। इसके बारे में कोई और कुछ भी नहीं जानता है। वो टिमटिमाती रोशनी से मोर्स कोड में संदेश देता है कि यहाँ जिंदा छिपा हुआ है। मोर्स कोड को एक संकेत के रूप में माना जाता है जो दो व्यक्तियों के बीच में संचार का काम करता है। वो उसी टिमटिमाती रोशनी के माध्यम से संदेश भेजता है और उसे चालू और बंद करता है। वो अपने बेटे को सिग्नल भेजता है। उसका बेटा कीवू जो दूर से दूरबीन से वो सिग्नल देखकर समझ जाता है। वो उसे डिकोड करता है और जानता है कि उसके पिता अभी भी उसी तहखाने में जीवित हैं। वो पार्क परिवार के मालिक की हत्या के अपने किए गए पर बहुत पछताता है। वो उनकी फोटो के आगे जाकर माफी मांगता है। कीवू कहता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और हम वही घर खरीद लेंगे और फिर आप तहखाने से ऊपर आना, हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। और फिर ऐसा ही होता है। कीवू उस घर को खरीद लेता है और कीताक बिना किसी डर के तहखाने से ऊपर आता है। वो अपने परिवार से मिलता है, लेकिन ये सब उसकी कल्पना है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं।